फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 7 जो कि है सिविल प्रोसीजर कोड का और बात करता है ब्लेंड के बारे में। मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में इसके पार्ट 1 में बता चुकी हूँ रूल 10 तक। रूल 10A के बारे में आज बात करेंगे। तो इसमें क्या मेंशन किया हुआ है, तो 10A बात करता है कि जहां बातपत्र, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, फिर भी आपको मैं समझा दूं कि प्लेंट जो होता है एक बात पत्र होता है जिसके द्वारा ही कोर्ट में केस दाखिल किया जाता है और इसको दाखिल करने वाला प्लेंटिफ कहलाता है। और साथ ही साथ इस यही डिपेंड करता है कि प्लेंट आपका अच्छा होगा तो ही कोर्ट क्या है आपको कोर्ट जो है डिसीजन केस में अच्छा देगी। और ऑर्डर 7 में इसके सारे रूल्स बताए गए हैं कि क्या क्या मेंशन किया जाएगा, किस तरीके से प्लेंट तैयार किया जाएगा। तो इसका रूल 10A बताता है कि जहां बातपत्र उसके लौटाए जाने के पश्चात फाइल किया जाता है वहां न्यायालय के उपसंजाति के लिए तारीख नियत करने की न्यायालय की शक्ति। पावर ऑफ कोर्ट टू फिक्स अ डेट ऑफ अपीयरेंस इन द कोर्ट वेयर प्लेंट इज टू बी फाइल्ड आफ्टर इट्स रिटर्न। यानी कि जहां को 10 में बताया गया था रूल 10 में कि बातपत्र का लौटाया जाना, कि जो जुरिडिक्शन नहीं था कोर्ट को, तो उसके बाद क्या है जिस कोर्ट में जुरिडिक्शन था उसको दाखिल करने के लिए क्या है प्लेंट क्या है वापस कर दिया गया कोर्ट के द्वारा कि वह सही कोर्ट में क्या है दाखिल किया जाए। तो उसके बाद अगर दाखिल किया जाता है लौटाने के बाद तो क्या प्रोसीजर होगा, क्या कोर्ट में पावर होगी। तो इसके बारे में रूल 10A बताता है कि जहां किसी बाद में प्रतिवादी के उपसंजाति के होने के पश्चात न्यायालय की यह राय है कि बातपत्र लौटाया जाना चाहिए, वहां वह ऐसा करने के लिए पूर्ववादी को अपने विनिश्चय की सूचना देगा। जहां वादी ने उपनियम 1 के अधीन सूचना दी गई हो वहां वादी न्यायालय से उस न्यायालय के विनिश्चय करते हुए जिसमें वह बातपत्र के लौटाए जाने के पश्चात बातपत्र प्रस्तुत करने की प्रस्तावना करता है, यह प्रार्थना करते हुए कि न्यायालय उक्त न्यायालय में पक्षकारों की उपसंजाति के लिए तारीख नियत करे और यह अनुरोध करते हुए कि इस प्रकार नियत तारीख की सूचना उसे और प्रतिवादी को दी जाए, आवेदन कर सकेगा। कि कोर्ट में प्लेंटिफ जो है कह सकता है कि इस तरीके से इस कोर्ट से क्या है रिटर्न कर दिया गया है, प्लेंट वापस कर दिया गया है और आपकी कोर्ट है जो जिसमें कि ये प्लेंट दाखिल करना है, बातपत्र जो दाखिल करना है, तो आप इस पे तारीख नियत करें और डिफेंडेंट को या दोनों को क्या है सूचना दे, दोनों पार्टीज को। तो इस तरीके का आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट कहते हैं सब रूल 3 कहता है कि जहां वादी द्वारा उपनियम 2 के अधीन आवेदन किया जाता है वहां न्यायालय बातपत्र लौटाए जाने से पूर्व और इस बात के होते हुए भी कि उसके द्वारा बातपत्र के लौटाए जाने का आदेश इस आधार पर किया गया था उसे बात का विचार करने की जरूरत नहीं थी, वहां उस न्यायालय में जिसमें बातपत्र के उपस्थित किए जाने की प्रस्तावना है किया जाना है पक्षकारों की उपसंजाति के लिए तारीख नियत करेगा, एक डेट फिक्स करेगा जिसमें कि अपीयरेंस होगी प्रतिवादी और वादी दोनों की। उपसंजाति की ऐसी तारीख की सूचना वादी और प्रतिवादी दोनों को देगा। सब रूल 4 कहता है कि जहां उपनियम सब रूल 3 के अधीन उपसंजाति की तारीख की सूचना दी जाती है वहां उस न्यायालय के लिए जिसमें बातपत्र से लौटाए जाने के पश्चात उपस्थित किया जाता है जब तक यह आवश्यक नहीं होगा वह बाद में उपसंजाति के लिए अपीयरेंस के लिए संबंध प्रतिवादी पर तामील करे तब तक कि न्यायालय अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से अन्यथा निर्देश न दे। नेक्स्ट है कि उक्त सूचना उस न्यायालय में जिसमें बातपत्र को लौटाए जाने वाले न्यायालय द्वारा इस प्रकार नियत की गई तारीख को बातपत्र उपस्थित किया जाता है प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए संबंध सब चीज जाएगी। तो इस तरीके से जो डेट फिक्स की गई है वो प्रतिवादी के लिए संबंध समझी जाएगी कि वह कोर्ट में अपेयर हो। तो ये सारा कुछ डिफाइन किया हुआ है। सब रूल 5 कहता है कि जहां न्यायालय वादी द्वारा उपनियम 2 के अधीन किए गए आवेदन को मंजूर कर लेता है वहां वादी बातपत्र लौटाए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील का हकदार नहीं होगा। अगर आवेदन जो है मंजूर कर लिया गया है तो उसके बाद अपील नहीं की जा सकती बातपत्र के लौटाए जाने के खिलाफ। नेक्स्ट आते हैं रूल 10B। रूल 10B क्या कहता है? रूल 10B कहता है कि समुचित न्यायालय को वाद अंकित करने की अपील न्यायालय की शक्ति।
power to appellate court to transfer suit to the proper court। जहां बात पत्र के लौटाए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने वाला न्यायालय ऐसे आदेश की पुष्टि करता है, वहां अपील न्यायालय यदि वादी आवेदन द्वारा ऐसी वांछा करे तो बात पत्र लौटाए जाने के समय को वादी को यह निर्देश देगा कि वह बात पत्र को उस न्यायालय में जिसमें वह सत्संग किया जाना चाहिए था, चाहे ऐसा न्यायालय उस राज्य के भीतर हो या बाहर जिसमें अपील की सुनवाई करने वाला न्यायालय स्थित है। यानी कि अगर लौटाया जाता है तो कोर्ट मेंशन करेगी कि आप इस कोर्ट में क्या है जो केस है सबमिट करें। तो इस तरीके की क्या है ऑर्डर कर सकती है। परिसीमा अधिनियम जो है 1963 के उपबंधों के अधीन रहते हुए फाइल करे, यानी कि उस लिमिटेशन के अंदर कोर्ट में केस फाइल करे दूसरी कोर्ट में जिसमें कि प्लेंट दाखिल करना है, जिसको जुरिडिक्शन है, और उस न्यायालय में जिसमें बात पत्र फाइल किए जाने का निर्देश दिया जाता है पक्षकारों की अपीयरेंस के लिए तारीख नियत कर सकेगा। उस तारीख नियत कर दी जाती है तब उस न्यायालय के लिए उसमें बात पत्र दाखिल किया गया है। बाद में उपसंजाति के लिए यानी अपीयरेंस के लिए संबंध प्रतिवादी द्वारा पर तामील करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि न्यायालय जिसमें बात पत्र दाखिल किया गया है अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से अन्यथा निर्देश ना कर दे, क्योंकि जो डेट फिक्स की गई है उसमें दोनों को क्या सूचना मिलेगी। अगर बात पत्र जो है रिटर्न कर दिया गया है तो उसको ही संबंध माना जाएगा और इसके से यानी कि इसके अलावा क्या है जब तक कोर्ट ऑर्डर ना कर दे तब तक वह संबंध नहीं निकाला जाएगा। सब रूल 2 कहता है रूल 10B का कि न्यायालय द्वारा उपनियम 1 के अधीन किए गए किसी निर्देश से पक्षकारों के उन अधिकारों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो उस न्यायालय की जिसमें बात पत्र फाइल किया गया है बात का विचारण करने की अधिकारता को प्रसंगत करने के संबंध में है। यानी कि इस पे किसी इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि वह जो क्लेम चाहता है, जो रिलीफ चाहता है, जो उसके लिए जिस मकसद से उसने प्लेन दाखिल किया है कोर्ट में, तो उस पर कोई प्रतिकूल उसके राइट्स पर नहीं पड़ेगा असर। नेक्स्ट आते हैं रूल 11 ऑर्डर 7 का कि बात पत्र का नामंजूर किया जाना, रिजेक्शन ऑफ प्लेन कि बात पत्र क्या है कब रिजेक्ट कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो रूल 7 का ऑर्डर 7 का रूल 11 इसके बारे में बात करता है कि बात पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर किया जा सकता है। प्लेंट रिजेक्ट किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, तो किस किस रीजन से क्या है कोर्ट उसको रिजेक्ट करेगी उसके बारे में बताया गया है रूल 11 ऑर्डर 7 का। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है केसेस में। फर्स्ट है कि जहां वह बात हेतु प्रकट नहीं करता है कि कोर्ट में केस दाखिल कर दिया लेकिन बाद हेतु क्या है उसका कोज ऑफ एक्शन ही नहीं पता चल रहा कि ये केस दाखिल क्यों किया गया है, तो उस केस में जो कोर्ट है वो उस प्लेंट को रिजेक्ट कर देगी। नेक्स्ट आते हैं कि जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के न्यायालय द्वारा अपेक्षित समय जो कोर्ट के द्वारा जो टाइम पीरियड दिया गया है कि जो इस केस का जो मूल्यांकन है वैल्यू लगाई गई है वो कम लगाई गई है और कोर्ट ने टाइम पीरियड दिया है कि इस टाइम पीरियड में उसको क्या सही कर लिया जाए और प्लेंटिव इसमें असफल रहता है जिसने कि कोर्ट में केस दाखिल किया है, तो कोर्ट क्या है प्लेंट को रिजेक्ट कर देगी। नेक्स्ट रीजन है जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किंतु बात पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया है कि मूल्यांकन तो उस जो कोर्ट में केस दाखिल किया गया उसको सही किया गया, उसकी वैल्यू सही लगाई गई है, लेकिन स्टाम्प पेपर जो है वह कम लगाए गए हैं, अपर्याप्त हैं। वहाँ वादी अपेक्षित समय के अंदर क्या है अगर उस स्टाम्प पेपर को सही करके लगाने उस अपर्याप्त जो कम मूल्य के जो स्टाम्प पेपर लगाए हैं उसको सही नहीं कर पाता है तो भी क्या है प्लेंट रिजेक्ट कर दिया गया है जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने जो टाइम पीरियड दिया था उसको ठीक करने का उसको वह जो वादी है प्लेंटिव है वो नहीं कर पाया। नेक्स्ट आते हैं वह कहता है कि जहां बात पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि बात किसी विधि द्वारा वर्जित है कि जो बात पत्र में जो प्लीडिंग्स लिखी गई हैं कथन लिखे गए हैं उससे पता चलता है, स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जो बात है वह किसी विधि से किसी लॉ से वर्जित है, वार्ड है,
तो उस केस में भी जो है जो प्लेंट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि जो केस है वो है जो सेक्शन 11 है, रेस जुडिकेटा से जो है रिजेक्टेड है, वार्ड है वो केस, और केस दाखिल कर दिया गया है, तो कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देती है कि इस पे तो पहले से ही डिसीजन कोई हो चुका है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। नेक्स्ट आते हैं कि जहां यह 2 प्रति में फाइल नहीं किया जाता, जहां इसकी 2 कॉपी क्या कोर्ट में दाखिल नहीं की जाती, तो उस केस में भी कोई प्लेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या जहां वादी नियम 9 के बंदों का अनुपालन करने में असफल रहता है, जो रूल 9 है उसका, जो ऑर्डर 7 का रूल 9 है उसका अनुपालन करने में कोर्ट क्या है असफल रहता है, तो उस केस में भी जो प्लेंट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। परंतु मूल्यांकन की शुद्धि के लिए अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि न्यायालय का विलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता कि वादी किसी असाधारण कारण से, यानी कि जो टाइम पीरियड है उससे बढ़ाने, तब तक उस टाइम पीरियड को नहीं बढ़ाया जाएगा जो कि स्टाम्प पेपर को सही करने के लिए, जो केस का जो मूल्य है जो गलत लगाया गया है उससे मूल्य को ठीक करने के लिए जो टाइम पीरियड दिया गया है उसको तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि कोर्ट का यह समाधान नहीं हो जाता कि एक उचित कारण से जो प्लेंटिफ है वो ऐसा नहीं कर पाया, तब तक उसको नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ये खत्म होता है रूल 11 ऑर्डर 7 का रूल 11। रूल 12 कहता है कि बात पत्र के नामंजूर किए जाने के पर क्या प्रोसीजर होगी। जब बात पत्र क्या है जो प्लेंट है वो कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है ऑर्डर 7 के रूल 11 के तहत, तो फिर उसके बाद का क्या प्रोसीजर होगा, कैसे कोर्ट में केस दाखिल होगा। तो रूल 12 कहता है कि प्रोसीजर ऑन रिजेक्टिंग प्लेन, जहां बात पत्र क्या है नामंजूर कर दिया जाता है, वहां न्यायालय इस भाव का आदेश कारणों सहित लिखेगा। कोर्ट इसका रीजन बताएगा कि क्यों बात पत्र क्या है नामंजूर किया गया है। नेक्स्ट आते हैं कि जहां बात पत्र की नामंजूरी के लिए नए बात पत्र का उपस्थित किया जाना प्रभावित नहीं होगा। इट मीन्स कि जहां कोर्ट में जो बात पत्र है वो नामंजूर कर दिया गया था, तो क्या नया जो बात पत्र है द्वारा दाखिल किया जाता है तो क्या होगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा। इसमें इसके पूर्व वर्णित आधारों में से किसी भी आधार पर बात पत्र के नामंजूर किए जाने पर केवल नामंजूरी के ही कारण वादी उसी बात हेतु के बारे में नया बात पत्र उपस्थित करने से प्रवर्तित नहीं होगा, यानी कि वह नया बात पत्र दाखिल करके कोर्ट में केस ला सकता है। ये रूल 13 कहता है। नेक्स्ट आते हैं जो कि स्टार्ट है रूल 14, जो कि है वे दस्तावेज जिन पर बात पत्र में निर्भर किया जाता है। उन दस्तावेजों की प्रस्तुति जिस पर बात पत्र लाया जाता है यह निर्भर करता है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन विच प्लेंटिव स्यू ऑन रिली। तो जहां वादी किसी दस्तावेज के आधार पर बात लाता है, कोई डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कोर्ट में केस दाखिल करता है प्लेंटिव, और अपने दावे के समर्थन में अपने कब्जे या सख्ती में के दस्तावेज पर निर्भर करता है। जो वह दावा कर रहा है उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स है जिससे वह साबित कर सकता है कि इस केस में यह हुआ है। वहाँ वह उन दस्तावेजों को एक सूची में प्रविष्ट करेगा, तो वह एक सूची होगी जिसमें कि वह उन दस्तावेजों को लगाएगा और सारी डिटेल लिखेगा कि इस पे ये लगाए, इस पे ये लगाए, 1 by 1 उसको मेंशन करेगा, और उसके द्वारा बात पत्र उपस्थित किए जाने के समय वह उसे न्यायालय में पेश करेगा, और उसी समय दस्तावेज और उसकी प्रति को, कॉपी को बात पत्र के साथ फाइल किए जाने के लिए परिदत्त करेगा। यानी कि अगर जो प्लेंट है, जो केस का आधार है वो डॉक्यूमेंट्स है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को एक सूची के साथ फेरिस्ट होती है, उसमें जो है डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सारे, तो सारे डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी क्या है कोर्ट में फाइल करेगा। तो ये बताता है रूल 14। रूल 14 का सब रूल 2 कहता है कि जहां ऐसी कोई दस्तावेज वादी के कब्जे शक्ति में नहीं है
वहाँ वह जहाँ तक संभव हो सके यह कथन करेगा कि वह किसके कब्जे में या शक्ति में है, कि जो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो केस लाया है वह उसके कब्जे में नहीं है, उसके पास नहीं है, वह किसी और के पास है, तो वो मेंशन करेगा वो किसके पास है। नेक्स्ट आते हैं कि ऐसा दस्तावेज जिसे वादी द्वारा न्यायालय में तब प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब वादपत्र प्रस्तुत किया गया है या वादपत्र में जोड़ी जाने वाली या उपावृत की जाने वाली सूची में प्रविष्ट किया जाना है, किंतु तदनुसार प्रविष्टि नहीं किया जाता है, उसके साथ क्या है प्लान के साथ उस डॉक्यूमेंट को नहीं लगाया जाता है, तो उसे न्यायालय की अनुमति के बिना बात की सुनवाई के समय उसकी ओर से साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाएगा। यानी कि डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कोई केस दाखिल किया गया है और वो डॉक्यूमेंट्स प्लान के साथ नहीं लगाया गया है, कोर्ट में सबमिट नहीं किया गया है, तो उस केस में अगर वह बाद में लगाने की कोशिश करता है तो पहले उसे कोर्ट का परमिशन लेनी होगी, तभी वह उस केस में क्या है अपने डॉक्यूमेंट्स लगा सकता है। नेक्स्ट आते हैं रूल 4। सब रूल 4 कहता है कि इस नियम की कोई बात किसी ऐसी दस्तावेज को लागू नहीं होगी जो वादी के साक्ष्यों की प्रतिरक्षा के लिए पेश किए गए हों, उस साक्ष्यों केवल उनकी स्मृति को दायर करने के लिए दिए गए हों, तो वो डॉक्यूमेंट्स इस पे अप्लाई नहीं होगी, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। जो वादी के साक्ष्यों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी स्मृति ताज़ा करने के लिए चाहिए, तो वो इस तरीके से इससे अफेक्टेड नहीं होंगे। नेक्स्ट आते हैं रूल 15। रूल 15 कहता है ऑर्डर 7 का कि दस्तावेज एक वादी के कब्जे या शक्ति में होने की दशा में कथन, ये रिपील किया जा चुका है। नेक्स्ट आते हैं रूल 16। खोई हुई प्राकम्य लिखतों के आधार पर वाद, सूट टू लॉस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि खोई हुई जो चेक्स हैं या प्राकम्य लिखित हैं उनके आधार पर क्या है वाद दाखिल किया गया है। जहां बात प्राकम्य लिखित पर आधारित है, चेक्स वगैरह पर आधारित है या कोई वचन पत्र वगैरह पर आधारित है, और यह साबित कर दिया जाता है कि लिखित खो चुकी है और वादी ऐसे लिखित पर आधारित किसी अन्य व्यक्ति के दावों के लिए क्षतिपूर्ति न्यायालय को समाधानप्रद रूप से कर देता है कि जहां न्यायालय ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा तो वह पारित करता यह डिक्री कि यदि वादी ने उस समय जब वादपत्र उपस्थित किया गया था उस लिखित को पेश किया होता या उस लिखित के प्रति वादपत्र के साथ फाइल किए जाने के लिए उसी समय परिचित कर दी होती, तो इस तरीके से क्या है वह ऑर्डर कर सकता है या डिक्री पारित कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं दुकान का वही खाता पेश करना, प्रोडक्शन ऑफ शॉप बुक्स। जो वही खाता होता है जिनमें सारी डिटेल होती है किसी शॉप की, दुकान की या बिजनेस की, तो उसका क्या है वो भी पेश करना होगा कोर्ट में अगर उसके आधार पर कोर्ट में केस लाया गया है। जहाँ तक कि बैंकर वही साक्ष्य अधिनियम 1891 द्वारा अन्यथा उपबंधित है उस दशा में जिसमें कि वह दस्तावेज जिसके आधार पर वादी वाद लाता है दुकान के वही खाते और अन्य लेख में से की जो उसके अपने शक्ति या कब्जे में है प्रविष्ट है, वादी उस प्रविष्टि को जिस पर वह निर्भर करता है कॉपी के साथ उस वही खाते या लेख को वादपत्र के फाइल किए जाने के समय पेश करेगा। जो वही खाता है उस दुकान का, उस शॉप का, उस बिजनेस का, तो उसको भी प्लान के साथ आपको सबमिट करना होगा अगर उसके आधार पर क्या है केस लाया गया है। नेक्स्ट आते हैं सब रूल 2 कहता है कि मूल प्रविष्टि का चिन्हांकित किया जाना और लौटाया जाना, ओरिजिनल एंट्री टू बी मार्क एंड रिटर्न। न्यायालय या ऐसा अधिकारी जिसे इस नियमित नियुक्त करा है तत्क्षण दस्तावेज को उसकी पहचान के प्रयोजन के लिए चिन्हांकित करेगा और प्रति को कॉपी की परीक्षा और मूल से तुलना करने के पश्चात यदि वह सही पाई जाए तो वह प्रमाणित करेगा कि वह ऐसी है और वही खाता वादी को लौटाया जाएगा और प्रति को कॉपी को फाइल किया जाएगा। यानी कि कोर्ट में केस दाखिल किया गया, उसके साथ क्या है उसकी कॉपी लगाई गई जो वही खाते की है, और उसके बाद क्या है जो अधिकारी जो इसके लिए अपॉइंट किया गया है वो कोर्ट का अधिकारी देखेगा कि जो मूल है, जो ओरिजिनल है और जो कॉपी है वह सेम है, तो वह उसको मेंशन कर देगा कि ये ओरिजिनल की कॉपी है, और उसके बाद जो ओरिजिनल है वो उस वादी को लौटा देगा, उस पक्षकार को लौटा देगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 18। रूल 18 कहता है वादपत्र फाइल करते समय पेश ना की जाने वाली दस्तावेजों क्या, ये रिपील हो चुका है,
रूल 18। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट ऑर्डर में हम बात करेंगे, इसमें ओनली 17 रूल्स हैं ऑर्डर 7 के। नेक्स्ट में हम बात करेंगे ऑर्डर 8। ऑर्डर 8 जो है लिखित कथन मुजरा प्रतिदावा से रिलेटेड है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको डिफाइन करूंगी। तो फ्रेंड ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।